आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज़ पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात नीति आयोग के भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के विजन की। विकसित भारत का बाज़ाब्ता आगाज़ एक अहम माइलस्टोन की हैसियत रखता है, इसलिए कि आज़ादी के 100वीं साल यानी 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन का दर्जा दिलाने का नज़रिया वाकई बहुत दिलकश है। तो कितना दिलकश और कितना दिलफरेब है ये विजन, मुल्क की तरक्की की रफ्तार और कितनी तेज़ होने वाली है, और ये एम्बिशियस गोल कितना अचीवेबल है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। डॉक्टर हिमांशु राय हमारे साथ हैं, आप प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोफेसर वी.एन. आलोक हैं, सर वेलकम टू द स्टूडियो। और हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर शाहिद अहमद हैं, सर वेलकम टू द स्टूडियो। शुरुआत में प्रोफेसर हिमांशु आप ही से करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने जैसा कहा कि काफ़ी अच्छा लगता है जब हम ये कहते हैं कि 2047 तक हम भी एक डेवलप्ड नेशन होंगे। ये ख्वाहिश हो सकती है हर किसी आम शहरी की, और एक ये अचीवेबल ख्वाहिश भी लग रही है जिस तरीके से हमारे सियासतदान लगातार बयान दे रहे हैं, या जिस विजन की वो बात कर रहे हैं, या एक रोड मैप का खाका जो हम देख रहे हैं, उससे हम क्या ये कह सकते हैं कि वाकई शानदार 2047 तक एक आम शहरी की ज़िंदगी होने जा रही है, क्योंकि हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। हाँ, संभावना तो है, और अगर पूरा भारत के नागरिक मिल के कोशिश करें तो अचीवेबल है। टारगेट नॉर्मली गवर्नमेंट उसी हिसाब से फिक्स करती है जो क्लोज़र टू रेंज हो, अचीव किया जा सके। और ये पिछले 11-12 सालों में जिस तेज़ी से विकसित हुआ है भारत इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन, इकॉनमी, आज जैसे क्लोज़र टू हम 4 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे देखते हुए टेक्नोलॉजी, स्पेस से लेके नीचे ग्राउंड तक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेके एडुकेशन तक, यानी जीवन के हर पहलू, हर सेक्टर ऑफ सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, एजुकेशनल लाइफ, तो ऐसा देख के लगता है कि ये अचीवेबल होगा। और अभी जिस तरीके से एक नज़ारा देखने में आ रहा है कि जितने बड़े पैमाने पे कुंभ के अंदर ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से लेके मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन सक्सेसफुल रहा, तो ये लगता है कि 47 तक टारगेट आसान संभव हो सकता है। जी प्रोफेसर आलोक, एक तो मैं डेवलप्ड नेशन की थ्योरी आपसे समझना चाहती हूँ, बिकॉज हम अगर डेवलप्ड नेशन के तौर पर देखते हैं तो हम यूएस की तरफ देखते हैं, हम जापान जैसे नेशन की तरफ देखते हैं, और हमें लगता है कि वहाँ देयर इज़ अ सिस्टम, और वो सिस्टम बहुत ही फुल प्रूफ और बहुत ही, ये कहा जाता है कि एक आम शहरी की जो ज़िंदगी है उसको बेहद आसान बनाता है। तो क्या वही हम कहें कि एक डेफिनेशन है डेवलप्ड नेशन की, या उसके दायरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किन किन पर हमें काम करना है, इसका मतलब? देखिए मीनाक्षी जी, ये जो डेवलप्ड नेशन का जो इसकी डेफिनेशन है, उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने ये डेफिनेशन बनाया था। उसमें उन्होंने कोई 4 क्लासिफिकेशन दिए थे। एक लो इनकम कंट्री, एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री, और एक हायर मिडिल इनकम कंट्री, और एक चौथी जो थी वो हायर इनकम कंट्री थी। तो जो हायर इनकम कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपने अभी बताया, जैसे अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो $14,000 के करीब है। और जो आपकी लोअर इनकम है उसमें कोई आय है कोई 1,150 के करीब, थोड़ा सा नंबर इधर उधर हो सकता है। उससे जो कम है वो निम्न आय में आते, ज़्यादातर उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं। भारत जो है वो आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, यानी हमारी जो आय जो ब्रैकेट है उसमें वो 1,000, जैसे बताया 1,500 से लेकर के 4,500 प्रति व्यक्ति आय डॉलर के टर्म में। तो भारत की समय जो आय है प्रति व्यक्ति वो करीब है $2,700 प्रति व्यक्ति। और इसके बाद में जो आता है वो आपका हायर मिडिल इनकम ग्रुप आता है। इसमें बाकी सारी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, जैसे चीन है,
ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, तो ये सारे उस श्रेणी में आते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे पहले हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य पूरा किया, उसमें करने में हमें कोई 63 करीब वर्ष लग गए। 1947 से लेकर के 63 वर्ष के बाद हम कोई $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अपनी व्यवस्था बना पाए। उसके बाद जो दूसरा ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में हमें 10 वर्ष लगे। 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, और उसके बाद अब हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैं। तो अब इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हर साल करीब करीब आपको 8 से 9% की दर से आगे बढ़ना होगा, और तब ऐसा संभव है। दिलकश तो है, और दिल फरेब तो मैं नहीं कहूँगा इसको, दिलकशी है जी। और इसमें सभी लोगों की भागीदारी होगी। और ये तो एक बात है डॉलर के टर्म में जी, पर इसके अलावा भी इससे और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उन पर हम बात उसके करेंगे। हम बात बिल्कुल बिल्कुल हम बात करेंगे। प्रोफेसर शाहिद, आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉकेट की सर ने एक तरीके से बात की कि अगर इतनी इनकम है तो हम ये गोल को हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज़ अचीवेबल। अलावा इसके और कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें डेवलप्ड नेशन की तरफ लेकर जा रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस जिन पर हम काम होते देख रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा उसको आपसे सिलसिलेवार समझना चाहें कि आपके नज़रिए से बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी आर। आदाब। हम लोग अभी वर्ल्ड बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मेरे कलीग ने कहा अभी, हम लोग जो कैटेगराइज किए हैं वर्ल्ड बैंक के, उसके हिसाब से हमारा लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अभी उससे हमें 2 स्टेजेस क्रॉस करना है, जो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड की। सिर्फ एक क्राइटेरिया जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करती है वो पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। लेकिन जब हम डेवलप्ड कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, तो हमें देखना होता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस सिस्टम। जो सिर्फ पर कैपिटा इनकम, हम जैसे हमारा नीति आयोग ने टारगेट रखा है कि हम 2047 तक पर कैपिटा इनकम $18,000 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में 14,000 से ज़्यादा जिनकी पर कैपिटा इनकम है वो कंट्रीज़ को हम हाई इनकम कंट्री कहते हैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से। क्योंकि अगले 2 डिकेड में डेफिनेशंस चेंज होंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा, और उसके हिसाब से नीति आयोग ने जो विजन 2047 को ध्यान में रखा है उसके हिसाब से 18,000 का टारगेट रखा है। लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नेंस सिस्टम है, जिसमें प्रेजेंट सरकार जो है आज की तारीख में बहुत अच्छा काम भी कर रही है, कि जो हमें इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर को बदलना है, उसको डेवलप्ड कंट्री सिंप्लीफिकेशन टू द ट्रांसपेरेंसी लानी है गवर्नेंस सिस्टम में। तो टोटल ये कहिए कि हमें, जो आपने कहा अपने बयान में कि हम लोग यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं जब डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात आती है, तो वो हमें पीपल्स ओरिएंटेड ऐसा सिस्टम बनाना, सिर्फ पर कैपिटा इनकम अटेन नहीं करना, लेकिन जिसमें एक बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में, लोगों के सरकार जो है लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करती हो, और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है लोगों 100% लोग लिटरेट हों, और अच्छा हमारा एजुकेशन, हमारे यहाँ सारे बच्चे जो आज की तारीख में, जो हमारे यहाँ बहुत इस वक्त सारा मैक्सिमम स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में इंडिया से सारा का सारा यूएस जा रहा है। तो हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमारे यहाँ से नहीं, हमारे यहाँ लोग आएँ। हमारे यहाँ से लोग, जो बहुत सारे अमीर लोग हैं, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए यूएस एंड ब्रिटेन में जाते हैं, वो लोग नहीं हो, रिवर्स हमारे यहाँ पर वहाँ से लोग आए। तो ये सारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, सिर्फ पर कैपिटा इनकम तक हम महदूद नहीं कर सकते डेफिनेशन को। हमें पूरा इंस्टीट्यूशनल
गवर्नेंस एज वेल एज इकोनॉमिक, जो तीनों को साथ में रखकर डेवलपमेंट को ध्यान में रखना होगा, दैट वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मैं प्रोफेसर हिमांशु जो आपसे थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ वो यही है कि देखिए क्योंकि हम जीडीपी और इन सब चीज़ों की भी बात करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ साइन कि हमारा जो साइन है वो ग्रीन की तरफ है, वी आर डूइंग बेटर, राइट। लेकिन फिर हम क्योंकि जिस तरह के नेशन हैं देयर इज़ अ डाइवर्सिटी, राइट, देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन इनकम एज वेल। अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं, गरीब की जो खाई है वो नहीं पट रही है। ये सब बातें हम बहुत क्लीशे हैं, बट ये हम इसको नकार भी नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द सिनेरियो, दिस इज़ द सिनेरियो विच इज़ एग्जिस्टिंग सिनेरियो। इन सब बातों में भी क्या हम किसी तरह का एक कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि जैसे हमने अभी जो बजट आया उसमें देखा है, जो टैक्स लैब्स हैं उसमें एक हमने देखा है कि उसमें कैसे एक बेटर अपलिफ्टेड लाइफ देने की कोशिश की जा रही है उसमें चेंजेस करके। ये किस तरह का साइन है और ये कितना आपको लगता है कि हेल्प आउट करेगा और इस तरह के और इनिशिएटिव्स लेने की क्या ज़रूरत है? डेफिनेटली ये हेल्प आउट करेगा। 12 लाख तक का जो टैक्स बेनिफिट मिला है, टैक्स फ्रीडम, तो ये तो हेल्प करेगा। इससे क्या क्या होगा कंसिक्वेंसेस वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑडियंस के लिए। एक, डॉलर के टर्म्स के बजाय अगर हम ग्रॉस हैप्पीनेस देखें, एक जो भूटान के अंदर में होता है या काफ़ी एक कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखें, ये दूसरा है। तीसरा है डीपनिंग डेमोक्रेसी की बात करें जिसमें पार्टिसिपेशन, मोबिलाइजेशन, इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन। चौथा एडुकेशन का देखें जिसमें टेक्निकल एडुकेशन या कांस्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ स्किल जिसकी बात होती है, या यूनिवर्सल जो एडुकेशन होता है, कंपलसरी एडुकेशन हो गया एलिमेंट्री एस्पेक्ट पे। ठीक है। तो इस तरह के जो और पहलू हैं इकोनॉमिक्स के अलावा, ये अगर फ्रीडम, टैक्स फ्रीडम हो रहा है, जिस तरीके से गवर्नेंस डिजिटलाइज हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, तो ऐसे केस में पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन गवर्नेंस, इन डेमोक्रेसी, कलेक्टिव गवर्नेंस की बात है, केवल टोटल सरकार के ऊपर में डिपेंडेंस होने की बात इसमें नहीं आती है। इसमें कॉरपोरेट को भी रोप इन किया जा रहा है, जिस तरीके से फेलोशिप मिनिस्ट्रीज फेलोशिप्स दे रहे हैं, उसमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लिया जा रहा है, उनको पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। तो ये एक कलेक्टिव एंडेवर की तरफ कोशिश हो रही है। और जो बजट की बात की या जो और भी दूसरे मेजर्स हो रहे हैं, हर मिनिस्ट्री का देखेंगे कि आप डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें कंप्लेंट्स, ग्रीवांस रिड्रेसल हो रहे हैं, उसके ऊपर में सेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये सारे पहलू एक ऐसा दिखा रहा है कि हम इस चीज़ को फिजिबल मान के चलें कि 47 तक डेवलपमेंट का मतलब सारा होगा, नॉट ओनली इकोनॉमिक। वो इकोनॉमिक तो कोशिश जारी रहेगी, जैसा कि आलोक जी ने कहा कि भाई 63 इयर्स लग गए हमें 1 ट्रिलियन बनने में, बट ये 4th ट्रिलियन आते आते हमें ज़्यादा मतलब कि गैप नहीं है, वो 63 इयर्स नहीं है, ये 10-15 इयर्स में हमने कवर कर लिया है। तो विथ दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ जो दूसरा डेवलपमेंट का पहलू हम देख रहे हैं, जिसे हम सोशल या पॉलिटिकल पैरामीटर्स कह सकते हैं या कल्चरल पैरामीटर्स कह सकते हैं, उस केस में मुझे लगता है कि बहुत इजीली तो नहीं चैलेंजिंग रहेगा, बट फिजिबल है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि सोशल मोबिलिटी आज की तारीख में है, रूरल टू अर्बन, अर्बन में भी फ्रॉम लोअर टू अपर, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजेंटल मोबिलिटी, दोनों आपको डिफरेंट प्रोफेशंस में लोग जिस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये लगता है कि कलेक्टिव एंडेवर की जो एक कोशिश, प्लान, पॉलिसीज हैं, उसमें अचीवेबल है, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे तो हम मतलब एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी तो ये विश हो ही सकती है और होनी ही चाहिए, और उसमें हमारा जो बिट है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी होना चाहिए। आपसे प्रोफेसर आलोक जो मैं और आगे जानकारी चाहती हूँ, वो जैसे हम ज़ीरो पॉवर्टी की भी बात करते हैं, जैसे मैंने सर को भी कहा कि हम एक डाइवर्स नेशन है, वो हमारी स्ट्रेंथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी डाइवर्सिटी हमारी वीकनेस ही हो। लेकिन जब हम डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, लाइक
हमारी डिपेंडेंसी अभी भी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इनका एक अच्छा सा एक बुके बने, एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करें, उस सब को लेकर विजन क्या कहता है और कितना स्ट्रेंथन करता है वो इस विजन को? मीनाक्षी जी, आपकी जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है समय, जो आपने अभी हिमांशु जी से भी किया, और उसमें ये जो आपकी एग्रीकल्चर है या मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, क्या है कि जब हमारा 1991 में हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया, पहली बार इकॉनमी को ओपन अप किया, तो उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो शुरू ऊपर के वर्ग को हुआ। यानी कि जो ऐसा कहा जाता है और ऐसा एम्पिरिकल एनालिसिस भी है कि उनकी इनकम और बढ़ गई। अब बात आती है इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी बहुत तरीके की, जैसे अभी आपने बताया रूरल अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, जैसे कई सारी ज्योग्राफीज़ हैं। गोवा की पर कैपिटा इनकम जो है वो 9 गुना है बिहार और झारखंड से। और जैसे बात आती है कि रिच बहुत रिच है हिंदुस्तान में और पुअर बहुत पुअर है, तो इनइक्वालिटी की बात आती है। अब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुके हैं, बड़े गर्व की बात है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। बट क्या हमसे आसपास की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत ज़्यादा है? कि हमारे यहाँ पे जो रईस आदमी है बहुत रईस है, जो गरीब है बहुत गरीब है। तो बीच की खाई कैसे निपटाई जाए, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो बुनियादी चीज़ें हैं कि कोई भूखा ना सोए, उसके लिए सरकार की योजनाएं हैं। आज के समय में कोई स्टार्वेशन से डेथ नहीं होती, और गरीबी की रेखा बहुत, गरीबी का जो स्तर है वो पहले से बहुत नीचे आ गया। अभी मैं डेटा नहीं देना चाहूँगा इस वक्त। और ये जो एजुकेशन के लिहाज से अगर देखें तो समग्र शिक्षा अभियान चलाया गया, उससे करीबन मैं समझता हूँ 25 से 30 करोड़ के करीब एनरोलमेंट्स हो रहे हैं। और जो आयुष्मान भारत है उसमें आयुष्मान के जो क्लिनिक खोले गए हैं उसमें बहुत सारे लोग अपने इलाज आराम से मुफ्त में करा लेते हैं, दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों एरिया में काफ़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो बात आती है वो आती है एक तो ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी आपकी जो स्तर है रहने का वो इम्प्रूवमेंट हो उसमें। साथ साथ अगर आप कुछ काम करना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो नौकरी ही करें और सरकारी नौकरी करें। ज़रूरी इस बात की है कि आप अगर कुछ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसमें कोई अड़चनें पैदा ना हो कि पुलिस वाला इधर से आ गया, उधर से इंस्पेक्टर आ गया, तो आपके पास वो आसानी हो कि आप अपना बिजनेस शुरू कर पाएँ। उसके लिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए गए। आज की समय में भारत जो है वो 3रे नंबर पे है स्टार्टअप्स में। इतने सारे यूनिकॉर्न्स पैदा हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, स्किल वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है और डायरेक्शन थोड़ा बदला है। देखिए 1947 से 1991 में एक डायरेक्शन था, 1991 से लेकर के 2013 तक एक अलग डायरेक्शन था, और 2013 से लेकर के और आगे 2047 तक के लिए एक अलग डायरेक्शन चल रहा है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो पहले $5 ट्रिलियन का जो एम है उसको पूरा करना है। उसके बाद में ये विकसित भारत का जो आपने बताया बड़ा दिलकश है, इसको अचीव करने की कोशिश जारी रहेगी। जी प्रोफेसर शाहिद, क्योंकि जैसा सर ने जिक्र किया, मैं उसी पर आने वाली थी कि एमएसएमई सेक्टर है और हम क्योंकि डिफरेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं और जो स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी यूनिकॉर्न्स हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एक रोड मैप है या जो एक रोड अहेड हमको दिखाई दे रहा है वो एक अच्छे विजन के साथ और ठीक से हम उसके ऊपर अगर हम रन नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम हमारी वॉक अच्छी है उसके ऊपर, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम
हम समझें थोड़ा सा, क्योंकि जैसे आप भी प्रोफेसर हैं, हमारे दोनों जो और गेस्ट हैं वो भी प्रोफेसर हैं, और हम NEP और उन सब चीज़ों को अगर शामिल करते हैं, जैसे आपने पहले कहा कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, या ब्रेन ड्रेन को भी अगर छोड़ दें, लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो कैसे यहाँ पर हम उसको लेकर वापस आ सकते हैं, ये जो सब चीज़ें हैं ये एक मिक्स की तरह अभी नज़र आती हैं। इसके ऊपर क्लैरिटी अगर मैं आपसे और थोड़ा सा चाहूँ, वो आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताएंगे कि क्यों बेहतर है अभी यहीं पर रहना बजाय कि बनस्पत कि हम बाहर जाएं, या बाहर के लोगों को इधर के लिए पुल करना, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट हिंदुस्तान के लिए? देखिए, इंडिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अगले 2047 में, वो ग्लोबल डेमोग्राफिक चेंज है। जो डेमोग्राफी इंडिया की चेंज हो रही है और जो वर्ल्ड की चेंज हो रही है, वो एक उनका डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन है वो 2047 तक पॉजिटिव बढ़ता रहेगा, और दुनिया का 1.2 बिलियन यूथ जो है वो 2047 में वो इंडिया में होगा। और ये यूथ अगर हम कंपेयर करें दुनिया की और मेजर इकोनॉमीज से, लार्जर इकोनॉमीज से, चाहे वो US है, चाहे वो आपका जर्मनी है, जापान है, चाइना है, सब जगह वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और सबसे ज़्यादा सब्सटेंशियल जो डिक्रीज होने वाला है वो 7.6% डिक्रीज हो जाएगा चाइना का वर्किंग एज पॉपुलेशन। और हमारे यहाँ यूथ का पॉपुलेशन टिल 2047 तक ये बढ़ता रहेगा। तो हमारे लिए जो आपने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो उसका ये उस अगले नेक्स्ट 50 ईयर्स को ध्यान में रख के इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि सिर्फ इंडिया का यूथ इंडिया के लिए ही लेबर प्रोवाइड नहीं करेगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जो लेबर हमें चाहिए, जो वो ट्रेंड लेबर चाहिए, एजुकेटेड लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, उस सारे आयाम पर काम हो रहा है। और उसके लिए ये फोर्स, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ ये जो डेमोग्राफिक, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि एक वो प्राइड जो है ना, वो शायद जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम स्किल्ड लेबर की और उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। बहुत सारी अनस्किल्ड लेबर है जो हमारी बाहर जाती है, मतलब दे आर ड्राइविंग देयर बट दे हेजिटेट टू ड्राइव हेयर। सो वो जो एक जिसका सर ने, आलोक जी ने जिक्र किया कि एक जो ईज ऑफ लिविंग है, या एक वो सेंस ऑफ प्राइड है नेशन को लेकर, उसको हम कितना इनकलकेट कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि प्राइड ऑफ नेशन इंडियंस में बाय बर्थ होता है, राइट। तो सिर्फ इशू ये है कि हमें सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। इसीलिए जो सरकार ने जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, और उसी पे अप्रोप्रिएट स्किलिंग ऑफ द पीपल और उनको लोकल रोज़गार प्रोवाइड करना। तो लोगों को अगर रोज़गार जब अपने मुल्क में अवेलेबल होगा तो लोग बाहर नहीं जाएगा। जैसा आपने कहा कि हमारे लोग अनस्किल्ड लेबर मेनली गल्फ़ में जाती है, गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि OECD कंट्रीज़ अनस्किल्ड लेबर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उनको वीज़ा ही इशू नहीं करते हैं। तो हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादातर हमारे या ड्राइवर्स हैं या अनस्किल्ड लेबर हैं, या इन सब के लिए जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपेंड होगी, और जो कि हो रही है, मैंने अपने ही कैलकुलेशन किया कि अगर हम लोग आज की तारीख में हमारा बेस जो GDP है वो 4 ट्रिलियन है, अगर हम अगले 23 ईयर्स में इंडिया का नॉमिनल GDP 8.85% से भी ग्रो करता है, तो जो नीति आयोग ने जो टारगेट रखा है कि 30 ट्रिलियन इंडिया का GDP होगा, तो वो आसानी से अचीव किया जा सकता है नॉमिनल GDP, जबकि इंडिया का एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 11 से 13% की रेंज में रहेगा, क्योंकि नॉमिनल का मतलब है रियल GDP एंड इन्फ्लेशन। तो हमारा जो नॉमिनल GDP है, कई एस्टिमेट ये है कि 2047 में ये 50 ट्रिलियन से को भी क्रॉस कर सकता है, अगर हालात कोई मेजर शॉक नहीं आता है इकोनॉमी में, क्योंकि आ जाता है भाई 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस का शॉक आ गया, अब पेंडेमिक का शॉक आ गया, तो ऐसे वो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट हैं। अगर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट नॉर्मल ढंग से होता है, जब इकोनॉमी का साइज अगर हम लोअर एंड पे भी रखें 30 ट्रिलियन होगा, तो हमारे लोगों को तो आज भी ज़रूरत है, आज भी बहुत सारा अगर देखें कि डिफरेंट क्या है कि जिस तरह की स्किल की ज़रूरत है, जॉब हैं,
उस तरह के लोग अवेलेबल नहीं हैं। तो जो मिसमैच है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पज़ ये है कि डिफरेंट लेयर्स पे ट्रेनिंग दी जाए और जिस तरह की नीड है उस तरह का मतलब इंडस्ट्री के साथ लिंक बनाकर, इसलिए जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि प्रोफेसर एट प्रैक्टिस और डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसीलिए लाया जा रहा है कि आप सिर्फ एकेडमिक और रिसर्च के उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए डिफरेंट डायमेंशंस पे, कि जिस तरह की इकोनॉमी की नीड है उस तरह का एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाए। उसमें एग्जिट और एंट्री का दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट को 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अपना एग्जिट कर सकता है और एग्जिट करके अपना काम कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम। और वो अपना ऑनलाइन एजुकेशन परस्यू कर सकता है, जैसे टेली एजुकेशन मोड आ गया है। तो ये एक हॉलिस्टिक स्कीम है जिसको एक दिन में ना इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके जो रिटर्न आएंगे वो हमेशा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आते हैं, आप शॉर्ट टर्म में नहीं आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए ये 2047 तक का विजन रखा गया है और हम 100 साल पूरे करेंगे अपनी आज़ादी के और उसी का ये लक्ष्य इस तरीके से रखा भी गया है। तो वी हैव टाइम, बट अगर हम ठीक से रहते हैं और जिन सब डायमेंशंस को लेकर हम बात कर रहे हैं वो ठीक से चीज़ें फॉल करती हैं और जो विजन है उसको अगर हम मैच करने की एक शहरी के तौर पर हर कोई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है तो डेफिनेटली इट इज़ अचीवेबल। एक चीज़ अब जो मैं ऐड इसमें करवाना चाहती हूँ प्रोफेसर हिमांशु आपसे कि हेल्थ जो है वो एक बड़ा सेक्टर है और हम ये जानते भी हैं कि कुछ पॉकेट्स हैं जो कि एक हब के तौर पर डेवलप हो रहे हैं कि बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नॉट ओनली कि हम सस्ता इलाज मुहैया करवा रहे हैं, हमारा मेडिकल टूरिज्म उसको टर्म भी दिया गया है और कॉम्पिटेंट हैं हमारे डॉक्टर्स, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वी अप्रिशिएट इट। वो कितना इम्पॉर्टेंट है और वो भी क्या इसमें किसी तरह का अपना रोल उसका है इसमें हेल्थ केयर और इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री को अगर हम समझें, क्योंकि ये अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है और लोग यूरोप से, अमेरिका से, अफ्रीका से, इस साउथ एशिया से, ईस्टर्न एशिया से, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यहाँ पे आ रहे हैं हेल्थ के लिए। तो ये तो वो हुआ, भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं से कमी नहीं है, जो टॉप हॉस्पिटल्स भारत के हैं और जहाँ पे वर्ल्ड से लोग पेशेंट्स आ रहे हैं फॉर द बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एट ए वेरी लेस एक्सपेंस अमेरिका या यूरोप की तुलना में। वो तो एक चीज़ हुआ। दूसरा ये हुआ कि आम भारतीय लोगों के लिए जो गरीब सिटीजन्स हैं, इनके लिए सरकार ने ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ बनाए हैं वेलफेयर मेजर्स के तहत, जिसका हल्का सा रेफरेंस प्रोफेसर आलोक ने किया। हाँ, आयुष्मान भारत हो गया और बहुत सारे स्कीम्स पॉलिसीज़ आ गए। तो उसके तहत भी स्टैंडर्ड काफ़ी हॉस्पिटल्स, एम्स अब आपको हर जगह उसका एक ब्रांच खोला जा रहा है, जो पहले केवल एक दिल्ली था और एक चंडीगढ़ था। तो अब ये स्टेट कैपिटल्स के अंदर में सारे खोले गए हैं, जो बेस्ट ऑफ रिसर्च वगैरह हो रहे हैं कम हॉस्पिटल्स। तो अच्छी फंडिंग अब सरकारी हॉस्पिटल्स को हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अपने अलग हैं। लेकिन जो एक पहलू मीनाक्षी जी हम लोग उसको ओवरलुक कर रहे हैं कि ऑलरेडी कम से कम 10-12 ऐसे भारत के राज्य हैं जिनका पर कैपिटा इनकम, जिसका जिक्र आलोक जी ने हल्का सा हिंट दिया था, जो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज के बराबर है। जो यहाँ पे मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा का अगर आप ले लें उस मायने में टूरिज्म इकोनॉमी होगी, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यानी ये काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है। लेकिन जो सरकार की अब पॉलिसी और फोकस भी है कि पूर्वांचल जो है, पूर्वोदय की जो बात हो रही है, जिसमें बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, है कि इसका पर कैपिटा इनकम अब हाई अगर हो जाए और इनकी जो एग्रीकल्चरल पोटेंशियल्स जो है, मार्केट इनकी कमोडिटी मतलब मार्केटेबल प्रोडक्ट्स आ जाएं इनके, तो इससे किसानों की जो दुगुनी आय करने की बात चल रही है। तो ये सारे जिस तरीके से पॉलिसी चल रहे हैं, तो मुझे बहुत लगता है कि
another 10 to 15 years things will be and should be radically different for the better. एक हेल्थ के साथ और मैं आपको जोड़ दूं इसमें एडुकेशन, जो NEP की बात शाहिद साहब कर रहे थे, जिसमें है कि फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा इसमें सरकार अगर ध्यान दे स्कूल एडुकेशन की तरफ प्रोग्राम करने का, जैसे कि हमारे यहाँ अभी भी सिविल सर्विसेज के लिए या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम BA की डिग्री हमें चाहिए होता है, लेकिन अगर आप 12th के बाद ही इसको एलिजिबल बना दें, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, जैसे NDA के लिए हम 12th के बाद एलिजिबिलिटी हो जाती है, या बहुत सारे अब शुरू कर रहे हैं पिछले 5-7 सालों में, तो सिविल सर्विसेज के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए से बहुत सारे के लिए 12th के बाद ही एलिजिबिलिटी हो जाए। स्कूल एडुकेशन में 10th के बाद से 2 ब्रॉड स्ट्रीम्स हो गया, एक जिसे हम वोकेशनल स्ट्रीम कहते हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट का, कारपेंट्री हो गया, कार पॉलिशिंग हो गया, या जो भी आपके प्रोफेशंस आप चुनना चाहते हैं, और दूसरा मेन स्ट्रीम एकेडमिक हो गया 11th और 12th। उसी हिसाब से फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हो गए और एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हो गए फॉर मोर अप स्किल डेवलपमेंट, जैसे यूरोप या अमेरिका में है, जैसे वहाँ पे उनको कम्युनिटी कॉलेजेस कहते हैं, जैसे भारत में हम उसे ITI कहते हैं। तो ये अगर शिक्षा का रेडिकल इसमें शिफ्ट हो, एक डिसरप्शंस, तो मुझे लगता है, और ये जरूरी है, तो 47 तक जो इनका टारगेट है वो अचीव होने में सहूलियत होगी। जी जी। एक और चीज़, ऑल्दो प्रोफेसर आलोक, मैं तो अपने आप को हमेशा जेंडर न्यूट्रल ही कहती हूँ, लेकिन बावजूद उसके भी आई एम नॉट आस्किंग बीइंग अ फीमेल, लेकिन सवाल महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमने देखा लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी हुई है, वर्क फोर्स के तौर पर अब उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, और स्किल्ड वर्क फोर्स के तौर पर भी बढ़ा है, स्टार्टअप्स में भी अगर हम देखें वहाँ पर भी उनका कंट्रीब्यूशन है। तो हाउ फीमेल will help to achieve this vision, अगर उसको हम वर्क फोर्स के तौर पर, उसको एक एंटिटी के तौर पर, उसको एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, डिफरेंट सेक्टर में अगर हम उसको काम करते हुए देखते हैं, अर्लियर वो थोड़ा सा हमें माइनस नज़र आता था, बट अब हम ये कह सकते हैं कि वो एक काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन के तौर पर हम उसको कह सकते हैं क्या? मीनाक्षी जी, देखिए, आपका ये सवाल एक नारी होने के नाते या कुछ भी, ये सवाल है, ये सवाल कोई भी कर सकता है और बड़ा वाजिब सवाल है। जो इंडिया में जो विमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स इज़ लो, कोई कहता है 27% है, कोई 35%, 37%, मतलब बात यह है कि अगर वियतनाम से तुलना करें या किसी भी और डेवलपिंग कंट्री से करें तो हम बहुत पीछे हैं। अब ये क्या, ये एक आंकड़ा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर में कार्य करती हैं, और अगर उसका हम GDP में उसकी गणना करने लगें तो हमारी GDP काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। आप जिस कार्य को जो महिलाएं घर में करती हैं, जिसको हम एक नाम दे देते हैं हाउस मेकर या हाउस वाइफ का, उस नाम को ना दे करके अगर आप उसे एक ऐसा नाम दें कि वो एम्प्लॉयड हैं और उसकी इनकम निकालें, अगर एक आप कुक रखते हैं घर में या अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई किसी व्यक्ति को रखते हैं, तो उसको कितनी तनख्वाह देनी पड़ जाएगी आपको, और क्या आपको इस तरीके का व्यक्ति मिलेगा जिस पे आप पूरा ट्रस्ट कर सके। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे काफ़ी कार्य हो भी रहा है। अब हमारे यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें हो रही हैं, विमेन का जो जेंडर बजटिंग हो रही है और हर स्तर पे हो रही है। ये आपकी चाहे यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे ले लें, स्टेट पे ले लें या लोकल गवर्नमेंट पे ले लें। जैसे अभी आपका जो संविधान संशोधन हुआ 106, उसके अंतर्गत आपको पार्लियामेंट में उनकी रिजर्वेशन ज़रूरी है। पंचायतों में एक 1/3 संविधान ने कहा, पर 2 राज्यों को छोड़ करके करीब सभी राज्यों ने 50% उसको कर दिया। तो वो हो रहा है। आपकी राष्ट्रपति इस वक्त एक महिला हैं, और आपकी अभी तो आपकी दिल्ली की
मुख्यमंत्री एक महिला बनी है। इसके अलावा मीनाक्षी, जो भी बात आपने स्वास्थ्य के संबंध में कही जी, हिमांशु जी की बात में मैं आगे जोड़ना चाहूँगा कि इंडिया में जो मेडिकल टूरिज़्म है ये सिर्फ अफ्रीका या किसी और का नहीं है। हमारे यहाँ का जो सर्जरी है वो हमारे यहाँ की सर्जरी, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊं, अमेरिका से कहीं मामले में बेहतर है। क्यों बेहतर है उसका मैं कारण बताना चाहूँगा जी। कारण ये है कि अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों की सर्जरी वो नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तो पेशेंट जो है इसकी सर्जरी के चांसेस जो हैं वो बड़े लो हैं सक्सेस के, तो इस तरीके के पेशेंट पे वो सर्जरी करते ही नहीं, वहाँ का प्रोटोकॉल है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ चांसेस लेते हैं और हमारे चांसेस लेते हैं, कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं, कभी ठीक नहीं होते। इसके अलावा जो अमेरिका का सिस्टम है वो बड़ा क्रिपल्ड है। उसके अंदर आप देखिए कि जो इंश्योरेंस का सिस्टम है, इंश्योरेंस के सिस्टम को देखते हुए बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाज करा भी नहीं पाते वहाँ पर। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में तो आप कभी भी आप जो चाहें वो डॉक्टर के पास चला जाए, डॉक्टर जो है वो रात को भी अवेलेबल है, दिन में भी अवेलेबल है। रात को आप फ़ोन कर सकते हैं। क्या अमेरिका में आप फ़ोन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो अच्छा दूसरा क्या है कि एलोपैथी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं। राइट। आयुर्वेद में हम नंबर 1 पे हैं और हमने योगा तो शुरू कर ही दिया। यूएन के यूनाइटेड नेशंस में एक दिन इसके लिए निर्धारित कर दिया गया। तो ये क्या है, नॉट जस्ट कि एक आपको बीमारी हो गई, उस बीमारी के बाद में आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का कि बीमारी आपको लगे ही ना, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाए। और ये देखा गया कि जो मैंने बात अभी भुखमरी की स्टार्वेशन डेथ की है, इसके अलावा जो लोगों की फूड का इंटेक है उसकी क्वालिटी बड़ी इंप्रूव की गई। जो अगर आप डेटा देखें तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव की गई है। मिड डे मील्स और या फिर आंगनबाड़ी, आप देखिए ना, अब आप गेहूं से दूर जाकर के श्री अन्न की तरफ जा रहे हैं, तो यानी क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर रही है। जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम वी आर वेरी प्रोग्रेसिव इन एवरी एस्पेक्ट। लेकिन एक चीज़ ये भी प्रोफेसर शाहिद कि हम सरकार की तरफ बड़ा देखते हैं। हमें लगता है कि सरकार ही आगे आनी चाहिए, और ऐसे में जब हम एक बड़े विजन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर बात की है उसमें, तो उसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, CSR का जिक्र हुआ है ज़रूर यहाँ पर इस बातचीत के दौरान, लेकिन वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के साथ में एक शहरी तो अपने आप को जोड़े ही, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिस खाई की भी हमने बात की, लेकिन वही जो है वो हेल्प आउट भी कर सकते हैं, तो उनको किस तरीके से साथ पुल किया जा रहा है और कैसे हम फिर बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए पार्टिसिपेशन तो सभी सिटीजन्स का ज़रूरी है। और अभी जिस स्टेज पे हम हैं अब, वहाँ पर सरकार की तरफ देखना, सरकार एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। और जहाँ ये पूरा ओवरहाल कि प्राइवेट सेक्टर का आगे आना, ये थोड़ा मुझे लगता है कि पहले से कुछ जो CSR लाया गया था उसका पर्पज़ यही था कि अपने आप इंडिया में ये टेंडेंसी रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर हम छोड़ दें जिन्होंने सोशल कंट्रीब्यूट किया है, सोसाइटी, एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, उसको बढ़ा भी सकते हैं। शायद CSR शायद 2% के आसपास है, इधर तो उसको बढ़ाएं। ऐसी चीज़ें इस स्टेज पे कंसेंसस बिल्डिंग से होगा। ऐसे नहीं, अगर सरकार अब ये जब तक जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है सोसाइटी को, सरकार अगर लॉ करती है तो वो इस तरह से उसका एक गलत सिग्नल भी जा सकता है। तो अभी जो 2% है तो उसको अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा उसके साथ साथ हमें नए यूनिकॉर्न मिलेंगे, नए इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, उनकी सोशल कमिटमेंट
ये एक इशू है वैल्यू बेस्ड सोशल कमिटमेंट के जो लोग एक आप पैसा तो इकोनॉमी से कमा रहे हैं, क्या सोसाइटी के लिए आप क्या दे रहे हैं वापस, ये कमिटमेंट वाले अब लोग बहुत सारे नए आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी तो है, जैसे बहुत सारे नाम लेना शायद मुनासिब भी नहीं है कि, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं हमारे अपने मुल्क में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सोशल कमिटमेंट के तौर पे, लेकिन रिवर्स एग्जाम्पल भी हैं कि जिन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जब उनका शेयर कंट्रीब्यूशन आता है कि भाई आपने एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूट किया है, हेल्थ में क्या कंट्रीब्यूट किया है, और सोसाइटी के लिए एज सच आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा उनकी स्टैंडिंग नहीं आती है। मैं एक चीज़ वो आपको बताना चाह रहा था, जो आपका क्वेश्चन आलोक जी से पूछा था जेंडर से रिलेटेड, तो उसका जो हमारा नीति आयोग की जो स्टडी है वो ये कहती है, बेसिकली वो एक OECD का एक रिसर्च को इंडिकेट करते हैं कि अगर हमारे यहाँ फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इक्वल हो जाए तो इंडिया का जो GDP है उसका ग्रोथ रेट तो 1.5 से 2.54% ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। यानी अगर हमारा नॉर्मल ग्रोथ रेट 7% है और अगर वीमेंस का पार्टिसिपेशन इक्वल हो जाए तो करीब करीब 9% ग्रोथ रेट के आसपास भी अटेंड किया जा सकता है। और जो टोटल GDP का साइज है वो 27% तक बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ वीमेन पार्टिसिपेशन से काफ़ी मतलब रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि इससे सब्सटेंशियल इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से शायद हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी बात की जाती है जी। एक क्योंकि इंटरवेंशन के लिए समय थोड़ा सा कम है, तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क, लेकिन मैं क्योंकि हम 2047 विजन की बात कर रहे हैं तो हम 2047 तक ही जाएंगे या उससे पहले भी आपको लगता है कि इट इज़ अचीवेबल? इट इज़ अचीवेबल, क्योंकि हाँ, क्योंकि पहले भी इसलिए क्योंकि अगर 63 साल लगे हैं हमें 1 ट्रिलियन में, और उसके बाद हम 4 ट्रिलियन बहुत शॉर्ट समय में पहुंच गए हैं जी। तो जो टारगेट है 47 का, तो उसको पहुंचने में ज़रूरी नहीं है कि हम 47 तक इंतज़ार करें। बिल्कुल। हाँ, उसके पहले भी हम पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा अभी से देखने पे मुश्किल लगता है, बट होता यह है कि जैसे जैसे हमारे कदम तेज चलते हैं तो वो फिर उस हिसाब से वो लगता है कि टारगेट इट इज अबाउट ओनली राइट ट्रैक, एंड इफ वी आर ऑन राइट ट्रैक प्रोफेसर आलोक, देन आपका क्या है कंक्लूडिंग रिमार्क इसको लेकर? मीनाक्षी, इसमें हम वहाँ पहुँचे ना पहुँचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हम डॉलर की बात कर रहे हैं। 2047 में डॉलर कहाँ होगा हम नहीं जानते, अमेरिका कहाँ होगा हम नहीं जानते, बिल्कुल, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा नहीं जानते। हमारा जो मकसद है वो ये है कि सबकी खुशहाली, खुशहाली हो, ईज़ ऑफ लिविंग हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। अभी भी हम पर कैपिटा की बात अगर करते हैं तो जो भी नंबर आता है, या अगर हम PPP के टर्म में दें, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, कि उतने ही रुपए से, उतने ही डॉलर से आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं भारत में, अमेरिका में कम खरीद सकते हैं, वहाँ पे महंगाई है, उसमें हम नंबर 3 पे पहले से हैं और उसमें काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो रूरल एरिया में अभी भी और सस्ता है, तो वहाँ खुशहाली पहले से है। तो अगर आपको सारी सुविधाएं शिक्षा की हैं और स्वास्थ्य की हैं, साथ साथ आपकी जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बढ़ रहा है, आपका देखिए एयरपोर्ट दुगने हो गए 10 साल के अंदर, आपका इतनी सारी ट्रेनें चलनी शुरू हो गई, और रोड का नेटवर्क देखिए ना, और फैसिलिटीज अच्छी हैं, फैसिलिटीज अच्छी होती जा रही है, वो बिल्कुल एक हम जिसको और हिंदुस्तानी आदमी मेहनत कश है। बिल्कुल, आप जरा सी उसको सड़क दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए, डेवलपमेंट अपने आप पैदा होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ने जो शुरुआत में ही कहा कि अचीवेबल कितना लगता है 2047 का विजन, ये बिल्कुल अचीवेबल लगता है, जैसा हमने तीनों अपने आज जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में थे उनसे बातचीत की है। और थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने वक्त निकाला, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
तो हमें बस आप अपनी राय भेज सकते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा है। अपनी राय आप हमें ईमेल पर भेजिए। ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।